नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद। उत्तराखंड में जनगणना को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य में 25 अप्रैल 2026 से मकान गणना का काम शुरू होने जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह मकान गणना क्या होती है और इसे आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जल शक्ति मंत्रालय से रिटायर्ड अधिकारी श्री कुंवर सिंह रावत जी। रावत जी, नमस्कार जी। आपका उत्तराखंड संवाद चैनल पे स्वागत है आपका। रावत जी, जनगणना को दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया कहा जाता है, लेकिन कई लोग यह नहीं जानते कि जनगणना की शुरुआत मकान गणना से क्यों होती है। आखिर हम्म, इस प्रक्रिया का असली उद्देश्य क्या है? तो आज हमारा जो टॉपिक है कि जनगणना के साथ मकान की गणना, तो खास तौर पे ये उत्तराखंड में होने जा रहा है। उसका कारण क्या है कि वैसे हो सकता है ये जो सेंसस वाला जो विभाग है, पूरा यानी कि जो स्टेट जितने भी हमारे, तो उन स्टेटों में सब जगह होगा। और खास तौर पे उत्तराखंड के लिए ये दो भागों में डिवाइड किया गया है। आपको पता है कि 144 करोड़ के आसपास पूरे भारत की जनसंख्या हो गई है, जिसमें से कि आप मान लीजिए 1 करोड़ 30 लाख, वैसे 1 करोड़ 20 लाख का सेंसस है 2011 का। तो आप ये इस समय 2026 चल रहा है, तो आप हम मान लेते हैं कि 1 करोड़ 30 लाख की आबादी उत्तराखंड की बताई जाती है। अब इसमें देखिए, जो तीन जो डिस्ट्रिक्ट हैं और वर्सेस 10 डिस्ट्रिक्ट, तो ये सारा हम काफी जगह चर्चा कर चुके हैं कि इसकी खास तौर पे जो 10 डिस्ट्रिक्टों में इसका फोकस क्या क्यों रहेगा। उसमें तो ये पता है कि भाई जो 3 डिस्ट्रिक्टों में करीब करीब 40% की जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से बढ़ी है, और जो पहाड़ी क्षेत्रों में उनमें जनसंख्या उतनी नहीं बढ़ी है। तो अब ये आवश्यकता क्यों पड़ी है ये कि जनगणना के साथ मकान की गणना। एक बात और बता दी जाए कि एक आंकड़ा भी रिसेंटली का है, 1048 गांव पर्वतीय क्षेत्रों में घोस्ट डिक्लेयर कर दिए, भूतिया गांव, जिनमें से कि कोई भी नहीं रहता। अब उसमें जंगली जानवर रह रहे हैं या कौन रह रहे हैं कैसे करके, तो इसलिए ध्यान रखा गया सबको, ये मतलब इस चीज का ध्यान रखा गया है कि मकान तो कोरोना पीरियड के बाद काफी बने, लगातार बने, मॉडर्नाइज वाले मकान भी बने, काफी चीजें बनी है। तो जो पुराने मकान हैं उनमें कितने लोग रह रहे हैं और जो नए मकान बने हैं उनमें कितने लोग रह रहे हैं। तो यानी जनगणना तो देखिए आप पूरे उत्तराखंड की कर लेंगे, लेकिन यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी। डिस्ट्रिक्ट वाइज जिसमें जो पलायन की जो मार झेल रहे हैं, खास तौर पे 10 पर्वतीय डिस्ट्रिक्टों में 2 डिस्ट्रिक्टों का नाम तो मैं जरूर लूंगा। एक हमारा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, दूसरा पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है। इनमें सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। तो ये जो गणना एक प्रशासनिक इकाई जो इस तरह से गवर्नमेंट की जो उत्तराखंड गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसके मैं बता देता हूँ कि एक नोडल ऑफिसर है और एक उनके जो इंचार्ज है वो आईएएस ऑफिसर हैं, कोई ईवा श्रीवास्तव डायरेक्टर हैं। तो ये जो ओम प्रकाश जी ने बता दिया आपको कि भाई एंकर सामने कि 25 अप्रैल से और 24 मई तक 2026 में, इस साल यानी मार्च चल रहा है, अगले महीने से ये गणना और जनगणना और मकान की गणना, ये दोनों चीजें होने जा रही है। तो इनमें डिफरेंस यही है, पहले होती थी कि इस घर में कितने लोग रह रहे हैं, 4 लोग रह रहे हैं, ठीक है, और वो घर में लिख दिया जाता है कि मकान नंबर जो उस गांव का 2 है, 3 है, 5 है, उसमें 2 लोग रह रहे हैं, 5 लोग रह रहे हैं, ऐसे करके। तो इस बार एक जरा ये डिफरेंट है, इस बार हम आगे कुछ और भी बताएंगे। तो ये तो क्यों जरूरत पड़ी है ये मैंने आपको जरा सा संक्षेप में बता दिया है जी।
दोस्तों, दरअसल जनगणना 2 चरणों में होती है। पहले चरण में मकान गणना की जाती है, जिसमें यह देखा जाता है कि किसी क्षेत्र में कितने मकान हैं, उनमें कितने परिवार रहते हैं और वहाँ मूलभूत सुविधाओं की स्थिति क्या है। इसके बाद दूसरे चरण में जनसंख्या गणना की जाती है, जिसमें लोगों की संख्या, उनकी उम्र, शिक्षा और रोजगार जैसी जानकारी एकत्रित की जाती है। रावत जी, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, तो यह पहाड़ी और दूर-दराज के कई इलाके हैं। क्या जी, ऐसे क्षेत्रों में मकान गणना करना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण है? देखिए बिल्कुल आपने सही बोला, ये तो चुनौतीपूर्ण है, महाचुनौतीपूर्ण है। क्योंकि कुछ ऐसी जगहों में हैं आज भी मतदान जब कराया जाता है तो वो 3 दिन पहले चले जाते हैं, 3 दिन पहले मतदान करने के लिए। अब इसमें इसीलिए पूरा 1 महीने का टाइम दिया गया है कि लोग अपना मतलब ऑफिसर अपना कैंप लगा करके उनको जाना पड़ेगा, वहां पे रहना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा। और खास तौर पे जो अप्रैल और मई का जो टाइम रखा है, इसीलिए रखा है कि इस टाइम में तकरीबन जो स्कूलों के एग्जाम्स वगैरह भी कंप्लीट हो जाते हैं और नई क्लासेस जो स्टार्ट होती है उस समय सब अपने घरों में ही होते हैं। और इसलिए देखिए दूर दराज है। अब आपको उत्तरकाशी के जो ठंडे एरिया हैं और कहीं पे मतलब कुछ भी हो सकता है, बारिश भी अचानक हो जाती है, कभी मौसम चेंज हो जाता है। बद्रीनाथ क्षेत्र है, नीतीमाणा है और पिथौरागढ़ का बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि हमेशा आपने देखा होगा वहां पे बिल्कुल ठंडी रहती है 12 मास। कभी नैनीताल के बिल्कुल साइड के ऊपर के साइडों में चली जाइए और उनका जो जीवन भी बड़ा कठिन होता है। तो वो कई बारी वहां पे वो उससे जुड़े भी नहीं होते, रोड से जुड़े नहीं होते, पैदल जाना पड़ता है। तो उसके लिए हालांकि अभी बहुत सारी जगह टावर वगैरह अच्छे आधुनिक उपकरण भी आ गए हैं। ये इसके बारे में भी एक मैं बात आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट क्या मन बना रही है करके। तो वैसे तो घर जा जा करके गणना और जनगणना और मकान की गणना करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, उत्तराखंड में कई गांव ऐसे हैं जो पहाड़ों में बसे हुए हैं और वहां तक पहुंचना आसान नहीं होता। लेकिन सरकार और प्रशासन इस काम के लिए विशेष तैयारी करते हैं। गणनाकर्मी घर घर जाकर जानकारी लेते हैं और अब तो कई जगह डिजिटल तकनीकी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रावत जी, आम लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि जब गणनाकर्मी उनके घर आएंगे तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए इस बार गवर्नमेंट ने एक डिजिटल युग में हम लोग जी रहे हैं, तो हर चीज डिजिटल होने जा रही है। तो इन्होंने क्या किया है, जो हमारी 25 अप्रैल से 24 मई तक की जो गणना गणना घर घर जाके होगी, उससे पहले एक स्वगणना होगी। यानी उसमें गवर्नमेंट एक पोर्टल रिलीज कर रही है। जो चीफ सेक्रेटरी आनंद वर्धन जी हैं, तो उन्होंने इनमें 2 ऑफिसरों को नियुक्त किया है इसके लिए, इस डिपार्टमेंट के। एक दीपक कुमार है, नोडल ऑफिसर हैं, और दूसरा ईवा श्रीवास्तव जो है IAS ऑफिसर हैं, ये डायरेक्टर हैं। तो ये इनको भी आप मेल कर सकते हो। तो ये जल्दी ही जो जनगणना का डिपार्टमेंट है उत्तराखंड का, वो एक पोर्टल रिलीज लॉन्च करने वाला है। वो उसकी जो स्वगणना, यानी आप डिजिटल में खुद ही उसका जवाब देंगे। तो वो कब से होगी? 10 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल तक। 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक आप उस पोर्टल में जाके अपने वो क्वेश्चनियर का जवाब दे सकते हैं। तो उनमें क्या होगा कि जो 33 क्वेश्चन होंगे आपके पास, 33 प्रश्न होंगे, उनके जो जवाब देने। अब मैं 33 प्रश्नों का मैं डिटेल आपको बताता हूँ अभी। तो ये जब आप भर देंगे तो उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आपके घर घर में लोग 25 अप्रैल से लेके 24 मई तक आपके घरों में जाएंगे। एक तो आपको बात ये क्लियर हो गई ना कि आपको एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, वो अभी करेंगे। तो 10 अप्रैल से खुल जाएगा। 10 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल तक आपको कुछ टाइम देना, उसमें 33 प्रश्न होंगे, उनके जवाब देने। तो वो उत्तराखंड को, उसके बाद री वेरिफिकेशन होगा कि जो आपने
जो भरा हुआ है, जो आपने क्वेश्चनियर का जवाब, कुछ प्रश्नों का जवाब दिया है, वो सही है कि नहीं है, सही पाया गया। अब उसमें बता दें जो 33 प्रश्न है, ये जरा हमारा डिस्कशन लंबा होगा, इसमें मैं बता देता हूँ। देखिए नंबर 1 पे है भवन का नंबर, यानी जो आपका मकान है वो नगर निगम में आता है, नगर पंचायत में आता है, और या कोई यानी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आता है, महानगर में है, छोटे टाउन में है, या आपके नगर पंचायत में है, या फिर आपके पंचायत में है, ये आपको बताना पड़ेगा कि भवन का नंबर, नाम जो भी होता है। उसके बाद जनगणना मकान नंबर, फिर आपका जनगणना मकान नंबर भी एक जनगणना वाले आपको डिक्लेयर करेंगे कि जैसे जैसे आप पोर्टल में जाएंगे तो आपका नंबर दे दिया जाएगा। ये नंबर हो गया, एक तो आपका गवर्नमेंट के रिकॉर्ड का, एक दूसरा ये जनगणना का नया नंबर कि आपका जनगणना में आपने भर दिया करेगा, पार्टिसिपेट, आप सम्मिलित हो गए। तीसरी बात है कि जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री। अब आपको ये भी देखना है कि ये बताना पड़ेगा, एक नई चीज आई है कि आपने, पहले होता था कि कोई भी कच्चे मकान में, पक्के मकान में, उसको ये नहीं माना जाता था। इस बार इन्होंने, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, विकसित भारत की ओर एक कदम है ये, कि भाई आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, आपका मिट्टी वाला घर है या सीमेंट वाला घर है, टाइल्स वाला है, पत्थर है, या जो जो चीजें आपके घर में लगी हैं, या आपके घर सब तरह का है, मतलब किस तरह का बताना पड़ेगा। मिट्टी वाला घर आप समझते हो, ओल्ड ट्रेडल, जो ट्रेडिंग, जो ट्रेडिशनल हाउसेज हैं, प्राचीन वाले जो उस टाइप के हैं, या सीमेंट का, आपने सीमेंट के साथ आपने टाइल भी लगा रखी है, टाइल के साथ आपने कोई चमकीला वाला पत्थर लगा रखा है, तो आपकी जो इनकम ग्रुप बढ़ता गया। और चौथा जो आ गया, मकान की दीवार में प्रयुक्त सामग्री। अब मकान की दीवार में आपने कौन सी सामग्री यूज की है, ये देखना पड़ेगा, मिट्टी, सीमेंट, या कुछ किस टाइप का, क्या आपने चिनाई वाली जो मिट्टी और गारे की मिट्टी होती थी उसको किया है, या सीमेंट का यूज किया है। तो ये जैसे धराली में बहुत आपदा आई थी, केदारनाथ में भी आपदा आई थी, वहां सीमेंट का, कंक्रीट का जंगल बन गया था, तो उससे काफी लोग मरे थे। जैसे जापान वगैरह में क्या होता है कि वो लकड़ी के यूज किए जाते हैं, उनसे बहुत ज्यादा भूकंप आते रहते हैं, वहां कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता, आदमी का नुकसान नहीं होता, यदि प्रॉपर्टी का नुकसान हो कोई बात नहीं। तो अब उसमें बाद में है कि मकान की छत में प्रयुक्त, ये तो हो गया 5वां नंबर। 6ठा नंबर हो गया मकान का उपयोग, यानी आप मकान का उपयोग किस लिए कर रहे हैं, आप अपने खुद रहने के लिए कर रहे हैं, या उसको आपने कमर्शियल डिक्लेयर कर रखा है, यानी आपने दुकान भी चला रखी है, या आपने किसी को रेंट में दे रखा है, ये भी बताना पड़ेगा। और मकान की हालत कैसी है, मकान की कंडीशन, यानी आपका मकान घोस्ट है या आप होस्ट हैं या रह रहे हैं, मतलब अच्छी स्थिति है, कच्ची छत है, कंक्रीट है, इत्यादि जो जो भी बताना पड़ेगा, यानी कोई टूटा फूटा तो नहीं है, इस तरह से। अब उसका मीनिंग क्या है आपको बता दूं मैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास में पैसा लिया है, उन्होंने किस तरह का मकान बनाया, ये क्वेश्चनियर है। उसके बाद आपको परिवार की क्रमांक संख्या, परिवार की क्रमांक संख्या का मतलब है जो आपका फैमिली डिटेल का एक जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के पास होता है, रिकॉर्ड होता है, उसका क्रमांक संख्या भी आपको बतानी पड़ेगी कि मेरा इस जगह पे दर्ज है। 9वां नंबर है परिवार में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, यानी परिवार में कुल कितने लोग रहते हैं, ये ना हो कि वो यहाँ रहते हैं और मतलब नहीं, नाम उनका यहाँ है, मुंबई में रहते हैं, ये भी बताना पड़ेगा कि वो कब कब आते हैं, कैसे आते हैं करके, ये डिटेल। फिर उसके बाद परिवार के मुखिया का नाम, यानी परिवार का मुखिया। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ का परिवार के मुखिया कौन है, यदि कोई बड़ा व्यक्ति है तो यहाँ पे, और नहीं तो यदि बड़ा आदमी कहीं बाहर रह रहा है और वो यहाँ पे उसका छोटा भाई, वो मुखिया कहलाएगा। तो ये एक डिफरेंसेस के लिए कैटेगराइजेशन में कई चीजें पता चल रही है। फिर बताया जाएगा क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति या जनजाति या अन्य कोई जाति से संबंधित है, तो वो भी बताना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा हो आज तक, जो ट्रैवल बेल्ट के लिए SC ST कैटेगरी के लिए जो बेनिफिट है वो बेनिफिट ही ना मिल रहा हो, ऐसे भी। और कुछ को मतलब ऐसे जगह को मिल रहा हो जो कि ना हो, इनसे भी पता लगेगा। 13वां नंबर है मकान का स्वामित्व की स्थिति, यानी मकान की ऑनरशिप किसके नाम से है, मकान किसका है,
किसने बनाया है, किसने पैसा लगाया है उसमें। और उसके बाद 14वां नंबर है परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरे। ये भी बताना पड़ेगा कि आप कहीं बीपीएल में तो नहीं है, परिवार में कितने कमरे उपलब्ध हैं। यानी ऐसा ना हो कि आप बीपीएल हो और आपके पास 4 कमरे वाला मकान हो, तो ये। और उसके बाद ये भी बताना पड़ेगा कि 1 रूम है, 2 रूम है और 3 रूम है या फिर आदि 4 रूम है। ये बात, ये गवर्नमेंट कई चीजों से कि आप गरीब कल्याण का अन्न भी खा रहे हैं और 4 कमरे वाले मकान में रहते हैं या 3 कमरे वाले में, तो वो भी बताना पड़ेगा। परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या परिवार में रहने वाले जो दंपति यानी कपल्स हैं, जो आदमी औरत हैं, वो उनकी संख्या, मतलब उनके मान लीजिए एक बाप के 4 बच्चे हैं, तो उनमें से 2 बच्चे बहू के साथ फैमिली के साथ रह रहे हैं या 2 बच्चे बाहर हैं, ये स्थिति बतानी पड़ेगी। और उसके बाद है 16वां नंबर है कि पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है। ये जल जीवन मिशन से जोड़ दिया गया। आज भी इंफॉर्मेशन मिली है, जल जीवन मिशन 2 फिर लॉन्च कर दिया गया, प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ा दिया। ये 2024 था, 2024 का 1 साल एक्सटेंड किया था, अब ये फिर 26 से फिर दोबारा जल जीवन मिशन 2 हो गया है। तो इसमें आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपका पेयजल का स्रोत क्या है। यानी टैप वाटर, यानी नल से आपको जल मिल रहा है, या ट्यूबवेल से ले रहे हैं, या हैंडपंप से ले रहे हैं, या गाड़ गधेरे से ले रहे हैं, या वहां से उठा के ला रहे हैं पानी को, तो ये बताना पड़ेगा। पेयजल की स्रोत की उपलब्धता, ये भी पॉइंट है। ये हमने कई बार क्वेश्चन किया है कि नल तो बिछा दिए गए हैं लेकिन जल का स्रोत का पता नहीं है, तो ये भी आज इसमें पोल खुल जाएगी अच्छी तरह से। और ये और 18वां नंबर है प्रकाश का मुख्य स्रोत। ये बड़ी अच्छी बताई है कि आपके पास सोलर का जो स्रोत यानी आपको दिया गया है या नहीं दिया गया है, या आप वैसे बिजली ले रहे हैं, और या आप कभी कोई आप केरोसिन का बताया गया, केरोसिन तो आजकल किसी के पास नहीं है, तो मान लीजिए आप कोई इस टाइप की कोई अन्य चीज का ईंधन का वो कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जहाँ पे जनरली आजकल तो सोलर हो गया है। लेकिन हम अपने गांव को क्यों लें, इंटीरियर में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो जंगलों में बसे हुए हैं। तो एक राजी जनजाति है जो कि बागेश्वर के वहां पे है, वहां शायद कोई भी बच्चा 10वीं पढ़ा भी नहीं है। 10वीं, जब ये बोला गया था कि ग्राम प्रधान 10वीं पढ़े हुए को बनाना है, तो वहां 10वीं पढ़ा हुआ कोई आदमी नहीं मिला, तो वहां कोई ग्राम प्रधान ही नहीं बन पाया, बोल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर है शौचालय की सुलभता। यानी क्या आपके घर में शौचालय है, या आप घर के बाहर जाते हैं, या आपने शौचालय जो यानी शौचालय के नाम से पैसा लिया हुआ है और आपने बनाया नहीं है। और ये भी बात है कि तो इसमें भी एक बात खुल जाएगी। और दूसरी बात है कि शौचालय का प्रकार क्या है, शौचालय एक गड्ढे वाला है या आपका यानी वो वैसा जो सेप्टिक टैंक वाला है, या फिर सीवर वाला है, या कुछ और चीज जिस तरह है। फिर गंदे पानी की निकासी खुली में है, ढकी है, नाली है, कोई किस टाइप की है। तो ये अब ये इसमें उधम सिंह नगर के लोग भी आ जाते हैं, हरिद्वार के लोग भी, देहरादून के लोग भी, और एक पहाड़ी एरिया के। और उसमें बताना पड़ेगा आपको कि कहाँ आप डाल रहे हैं। कहीं मलमूत्र गंगा में तो नहीं डाल रहे हो, रामगंगा में, गंगा में, गगास में, कहीं ऐसी जगह तो नहीं डाल रहे हो, तो ये भी बताना पड़ेगा कि कहाँ जा रहा है। उसके बाद बाथरूम की उपलब्धता, यानी आपके घर में 1 बाथरूम है या 2 बाथरूम है, या बाथरूम है ही नहीं आपके घर में, या बाहर वैसे स्नान इत्यादि करते हैं, या कैसे करते हैं, या नदियों में जाते हैं, या इस तरह से। अच्छा, रसोई घर में लिखा है कि एलपीजी है, ये खाना बनाने वाला, या पीएनजी है, पाइप गैस वाला, दोनों में से एक को बताना पड़ेगा। और उसके बाद खाना आप कैसे बना, कहीं लकड़ी से तो नहीं बना रहे हो, खाना पकाने के लिए उपयुक्त ईंधन यानी एलपीजी या पीएनजी जो भी है, यानी आप कहीं लकड़ी का तो यूज नहीं कर रहे हो ये। और उसके बाद है कि आपके पास 25वां नंबर है रेडियो या ट्रांजिस्टर में से कोई चीज है कि नहीं है, और नहीं है तो आप कहीं आउटडेटेड है, आपके पास कुछ आधुनिक डिजिटल चीजें हैं। और उसके बाद आपके पास टेलीविजन है कि नहीं है। फिर आपके पास 27वां नंबर है इंटरनेट की सुविधा है कि नहीं है। इंटरनेट सुविधा नहीं है तो फिर आगे दिए वर्क फ्रॉम होम वगैरह,
तो ये उत्तराखंड के लिए काफी चेंजिंग चीज लाएगा। उसके बाद है कि 29वां नंबर है, आप के पास टेलीफोन है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है, इनमें से कोई ऐसे फोन है कि नहीं है, और भी कोई अन्य डिवाइस है तो। और तीसरा नंबर 30 नंबर है, 30 नंबर, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, इनमें से कोई है तो कहीं ऐसा तो नहीं आप बीपीएल का राशन ले रहे हैं और आपके पास सब कुछ है, और ये पता भी लग जाएगा कि इस तरह से, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सभी का ही होता है। उसके बाद साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, ये आ गया। फिर आ गया 31 नंबर में कार, जीप, वैन, इनमें से कोई है तो ये बताना पड़ेगा। उसके बाद 32वां नंबर है परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाला अनाज, यानी आप परिवार से जो अनाज, कौन सा अनाज खाते हैं, अपना खेती से उगाया हुआ अनाज खाते हैं या आप फ्री का राशन खाते हैं, चाहे आप कहीं से मतलब मंगाते हैं, मान लीजिए आप सर्विस में है तो आप खुद तो अनाज नहीं उगाते तो आप कहीं से दुकान से खरीदते हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप गरीबी रेखा के नीचे वाला अनाज खा रहे हो। उसके बाद मोबाइल का नंबर, यानी मोबाइल नंबर आपसे केवल जनगणना संबंधी सूचना के लिए, यानी ये जो है ना जनगणना संबंधी सूचना के लिए ये मोबाइल एक नंबर जो आपके नंबर से रजिस्टर्ड है या मुखिया के नाम से रजिस्टर्ड है, ये बताना पड़ेगा, किसी का भी है। तो ये 33 क्वेश्चन है, 33 क्वेश्चनियर हैं, तो इनका आप जवाब आपको पोर्टल में दे दीजिए, नहीं तो फिर वो आपके घर आएंगे। ये एक सुरक्षित माहौल, वो ये देखना भी चाहते हैं कि जैसे एक रेवोल्यूशन एक आया हुआ है कि 144 करोड़ की आबादी में 90 करोड़ के पास भारत में इंटरनेट की सुविधा है, 90 करोड़ के पास। और ये यूनाइटेड स्टेट वाले भी बहुत परेशान हो गए हैं। उसका कारण क्या है, उनकी 32 करोड़ की आबादी है तो उनके पास 32 करोड़ मान लीजिए इंटरनेट कनेक्शन है, तो हमारे पास 90 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन है, और जो कि बढ़ते जा रहे हैं और भी, और हम 144 करोड़ की आबादी है, और रसिया के पास 22 करोड़ की आबादी है। तो ये सब चीजें आ रही हैं कि क्या विकसित भारत में कहीं ऐसा तो नहीं है हम गरीब बने हुए दिखाने के लिए। तो ये सारी चीजें छानबीन, जनगणना, ये और मकान की गणना, इंस्ट्रूमेंट की गणना, और आपके संपत्ति से रिलेटेड गणना, मतलब इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। आपको विकसित भारत का एक यानी विकसित गांव, विकसित स्टेट, विकसित भारत यानी राष्ट्र, ये सभी चीजें आ जाएंगी। तो इसमें कोई किसी का प्रश्न हो तो बताइएगा, हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। और पोर्टल अभी लॉन्च नहीं हुआ है, वो 10 अप्रैल तक लॉन्च हो जाएगा, वो खुल जाएगा। जी दोस्तों बता दूं, सबसे जरूरी बात यह है कि लोग सही और पूरी जानकारी दें। जनगणना से सरकार को यह पता चलता है कि किसी क्षेत्र में कितने घर हैं, कितने लोग रहते हैं और वहाँ किन किन सुविधाओं की जरूरत है। इसी आधार पर भविष्य की योजनाएं भी बनाई जाती हैं। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आपके गांव या शहर में पहले भी जनगणना के दौरान गणना कर्मी आपके घर आए हैं? और क्या आपको लगता है कि जनगणना से विकास योजना को बेहतर बनाने में मदद मिलती है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। दोस्तों, आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि जनगणना सिर्फ आंकड़ों का काम नहीं, बल्कि यह देश और राज्य के विकास योजनाओं की नींव भी होती है। सही जानकारी के आधार पर ही सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और अन्य सुविधाओं की योजना बनाती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और उत्तराखंड से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को और चर्चाओं के लिए जुड़े रहें उत्तराखंड संवाद के साथ में। मैं हूं ओम प्रकाश, फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई चर्चा के साथ। नमस्कार। थैंक यू।